क्या ब्रिक्स अब सिर्फ एक आर्थिक गठबंधन नहीं, बल्कि पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती देने वाली नई वैश्विक सत्ता बन चुका है? क्या अमेरिका और यूरोप की बनाई गई पुरानी व्यवस्था को अब ग्लोबल साउथ बदलने की ओर बढ़ रहा है? 2024 में ब्रिक्स का विस्तार हुआ और नए देशों की एंट्री ने पूरी दुनिया को एकदम से चौंका दिया। ये सिर्फ एक संगठन की कहानी नहीं, एक नए विश्व व्यवस्था की शुरुआत है, जहां ग्लोबल साउथ अपनी ताकत, आवाज़ और नेतृत्व को स्थापित कर रहा है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ब्रिक्स का असली मकसद क्या है, इसके विस्तार से किसे खतरा है और क्या ये सच में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना सकता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का डिप्लोमेसी डिकोड है ब्रिक्स बनाम पश्चिमी वर्चस्व। ब्रिक्स की शुरुआत 2006 में हुई, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के बीच। शुरुआत में एक लूज इकोनॉमिक ग्रुप था जो सिर्फ विकासशील देशों की आवाज़ बनना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे ये आर्थिक गठबंधन एक जियोपॉलिटिकल शक्ति बनता गया। ब्रिक्स का उद्देश्य था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी पश्चिम निर्मित संस्थाओं को चुनौती देना, साउथ ग्लोबल साउथ को बराबरी की आवाज़ देना और मल्टीपोलर वर्ल्ड को बढ़ावा देना। तो चाइना ने इसमें सबसे ज़्यादा आक्रामक भूमिका निभाई और यही भारत से संतुलन बनाए रखा। रसिया ने इसे नाटो के जवाब के रूप में देखा और ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ने ग्लोबल साउथ के लिए इसे एक मंच माना। लेकिन 2023-24 में कुछ ऐसा हुआ जिसने ब्रिक्स को अचानक सुर्खियों में ला दिया। जोहान्सबर्ग समिट 2023 में ब्रिक्स ने 6 नए देशों को आमंत्रित किया: सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया और अर्जेंटीना। हालांकि बाद में अर्जेंटीना ने मना कर दिया। अब यह समूह तेल, गैस, खनिज और व्यापार के मामलों में दुनिया के सबसे बड़े समूहों में बदल गया है। इससे एक साफ संदेश गया है कि ब्रिक्स अब केवल एक विकासशील देशों का क्लब नहीं, बल्कि एक नई वैश्विक सत्ता है। ईरान की एंट्री से अमेरिका को सीधा संदेश मिला कि ब्रिक्स अब यूएस लेड सैंक्शंस को बाईपास करने का रास्ता ढूंढ रहा है। सऊदी अरेबिया और यूएई की मौजूदगी ने ओपेक प्लस और पेट्रो डॉलर की राजनीति को हिला के रख दिया। अमेरिका और यूरोप ने इस विस्तार को एक स्ट्रैटेजिक थ्रेट के रूप में देखा। क्या ब्रिक्स अब नाटो, G7 और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के समानांतर एक व्यवस्था बना सकता है? क्या ये डॉलर के वर्चस्व को खत्म करने की योजना बना रहे हैं? तो अमेरिका ने तुरंत डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए GCC देशों के ब्रिक्स में शामिल होने के निर्णय को रिकंसीडर करने की सलाह दी है। EU के थिंक टैंक ने रिपोर्ट जारी की कि ब्रिक्स इज ऑन लॉन्गर या जोक, इट इज अ जेन्युइन अल्टरनेटिव। तो IMF और वर्ल्ड बैंक के भीतर भी चिंता जताई गई कि अगर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक को डॉलर की डिपेंडेंसी से अलग कर दे तो दुनिया का वित्तीय नक्शा बदल सकता है। ब्रिक्स के नए विस्तार के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठा, क्या एक गठबंधन डॉलर के साम्राज्य को तोड़ सकता है? दुनिया के ज़्यादातर व्यापार तेल और कच्चे माल की कीमतें डॉलर में तय होती हैं। इससे अमेरिका को एक फाइनेंशियल सुपर पावर की तरह ग्लोबल लवरेज मिलती है। लेकिन ब्रिक्स देशों ने जोहान्सबर्ग समिट में इस पर खुली चर्चा की कि क्या एक नई ब्रिक्स करेंसी लाई जाए या फिर सदस्य देश आपसी व्यापार अपनी स्थानीय करेंसी में करें। तो ब्राज़ील और रसिया ने जोर दिया कि अब समय आ गया है कि डी-डॉलराइजेशन को तेज कर दिया जाए। इंडिया ने कोशंस अप्रोच अपनाई
क्योंकि भारत आज भी डॉलर बेस्ड सिस्टम का एक हिस्सा है। लेकिन चीन ने साफ कहा कि वी नीड अ फाइनेंशियल सिस्टम वेयर द वेस्ट डज नॉट डिक्टेट रूल्स। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है एनडीबी, जो ब्रिक्स की खुद की बैंक है, अब कई प्रोजेक्ट्स को लोकल करेंसीज में फंड कर रही है। इसका मतलब है कि डॉलर की पकड़ अब ढीली होने लगी है। तो किसी हद तक ये डॉलर को धीमे करने में इसका योगदान रहा है। भारत ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है, लेकिन उसका तरीका चीन और रूस से थोड़ा अलग है। भारत एक तरफ अमेरिका और यूरोप के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखता है, जैसे क्वाड, I2U2 और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, और दूसरी ओर ब्रिक्स, एससीओ और ग्लोबल साउथ अलायंस में भी प्रमुख भूमिका निभाता है। तो इसे कहा जाता है मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी। तो मोदी सरकार ने ब्रिक्स में दो बातों पर जोर दिया है। पहला कि यह चाइना डोमिनेटेड ना बने, दूसरा ग्लोबल साउथ की इंक्लूसिव वॉइस बनकर उभरे। तो भारत चाहता है कि ब्रिक्स में जो डी मॉडर्नाइजेशन है वो भी हो, और भारत यह भी चाहता है कि ब्रिक्स में डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंट हो और सिर्फ बीजिंग की मर्जी ना चले। इसलिए भारत ने न्यू ब्रिक्स करेंसी पर सीधे सपोर्ट नहीं किया। भारत का मानना है कि पहले सदस्य देशों के बीच मजबूत व्यापारिक ढांचे बने और फिर करेंसी या सैन्य गठजोड़ की बात हो। यह सवाल अब खुलकर सामने आने लगा है, क्या ब्रिक्स असल में चीन का अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर है? क्या बीजिंग इसे अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव VRI का एग्जेंटेंशन बना रहा है? तो चीन ने न सिर्फ ब्रिक्स में नए देशों को बुलाने में भूमिका निभाई, बल्कि एनडीबी को भी अपनी आर्थिक नीति के टूल की तरह इस्तेमाल किया है। चीन के लिए ब्रिक्स के मायने क्या रखते हैं? तो अमेरिकी सैंक्शंस को बाईपास करने का एक रास्ता है चीन के लिए, ग्लोबल साउथ को पश्चिम से अलग करने का एक मंच है, और अमेरिका के नेतृत्व वाली व्यवस्था को चुनौती देने का जियोपॉलिटिकल हथियार है। रसिया इस रणनीति में चीन का साथ दे रहा है, क्योंकि वह भी पश्चिम से कट चुका है। लेकिन भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका अभी भी ब्रिक्स को एक न्यूट्रल, बैलेंस्ड और मल्टीपोलर मंच बनाना चाहते हैं। जैसे ही ब्रिक्स ने खुद को एक्सपेंड किया, पश्चिम ने डिप्लोमेटिक, मीडिया और फाइनेंशियल नैरेटिव में जवाबी हमला शुरू किया। अमेरिकी मीडिया ने ब्रिक्स को ए डिवाइडेड क्लब विथ नो रियल स्ट्रेटजी कहकर खारिज किया। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि वी वेलकम मल्टीपोलरिटी बट नॉट फ्रैगमेंटेशन। लेकिन ग्लोबल साउथ के देश अब इस रिटॉरिक को नहीं मानते। अफ्रीकी, लैटिन अमेरिका और एशियाई देश अब पूछ रहे हैं कि हमारे लिए IMF की शर्तें क्यों कठोर हैं? क्यों G7 में हमें जगह नहीं? क्यों क्लाइमेट फाइनेंस में सिर्फ वादे हैं, असल नहीं? तो ब्रिक्स के जरिए अब ग्लोबल साउथ ये संदेश दे रहा है कि हमें बराबरी चाहिए, कृपा नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ब्रिक्स भविष्य की महाशक्ति बन सकता है? चलिए संख्याओं की जुबान में बात करते हैं। तो ब्रिक्स प्लस देशों की कुल आबादी 3.5 अरब से ज़्यादा है। विश्व की आबादी का लगभग 45%।
ग्लोबल जीडीपी में हिस्सा 30% से ज़्यादा, ऑयल प्रोडक्शन में हिस्सा 43%, फूड ग्रेन प्रोडक्शन 40% से अधिक। और अब जब इसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया, अर्जेंटीना जैसे देश जुड़ गए हैं तो इसकी जियोपॉलिटिकल ताकत और भी बढ़ गई। लेकिन महाशक्ति बनने के लिए केवल संख्या नहीं, नीति और एकजुटता चाहिए। यहाँ ब्रिक्स अभी भी कमजोर है। चाइना इंडिया तनाव, रसिया ब्राजील के एजेंडा में अंतर, करेंसी और मिलिट्री कोऑपरेशंस में कोई स्पष्ट फ्रेमवर्क नहीं। यानी ब्रिक्स के पास सामर्थ्य है लेकिन संगठनात्मक ताकत अभी बनना बाकी है। भारत ब्रिक्स को एक संतुलित, लोकतांत्रिक और मल्टीपोलर संस्था के रूप में देखना चाहता है। पीएम मोदी ने समिट में कहा था कि ब्रिक्स सिर्फ 5 देशों का समूह नहीं, एक ग्लोबल साउथ की आवाज़ है। हम मिलकर एक नया भविष्य गढ़ सकते हैं। भारत का लक्ष्य है ब्रिक्स को चीन के वर्चस्व से बचाना, ग्लोबल साउथ को डेवलपमेंट एजेंडा के केंद्र में लाना और एक नई विश्व व्यवस्था का निर्माण करना जो सिर्फ पश्चिम पर निर्भर ना हो। इसलिए भारत ने लोकल करेंसी ट्रेड को प्रोत्साहित किया, एनडीवी के लोकतंत्रीकरण की बात की और ब्रिक्स को टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में विस्तार देने का प्रस्ताव रखा। ऐसा भारत को ब्रिक्स का पॉलिसी आर्किटेक्ट बना रहा है। ब्रिक्स आज क्रॉस रोड्स पर है। या तो यह ग्रुप एक चाइना लेड क्लिफ बनकर रह जाएगा जहां जियो पॉलिटिकल मुकाबले होंगे, या फिर यह एक ऐसा मंच बनेगा जहां ग्लोबल साउथ की सच्ची आवाज़ उभरेगी। बराबरी, सम्मान और अवसर की नई दुनिया का सपना। भारत की भूमिका इसमें डिसिसिव है। अगर भारत स्ट्रेटजिक मैच्योरिटी, डिप्लोमेसी और लीडरशिप दिखाता है तो ब्रिक्स एक शक्तिशाली अल्टरनेटिव बन सकता है। क्योंकि आज दुनिया एक नई दिशा खोज रही है और उस दिशा में ब्रिक्स एक लाइट हाउस बन सकता है। तो ये था डिप्लोमेसी डिकॉट का तीसरा एपिसोड, जहां ब्रिक्स के विस्तार, उसके अंदर की खींचतान और भारत की मास्टर स्ट्रोक डिप्लोमेसी को डिकोड किया गया। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि क्या ब्रिक्स दुनिया का भविष्य है। और तर्क भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ बात होती है मुद्दों की गहराई से। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक याद रखिए दुनिया बदल रही है और भारत अब दर्शक नहीं, खिलाड़ी है। जय हिंद।